देखिए, सशस्त्र क्रांतिकारियों का योगदान उसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है, चैप्टर 9 का है नेक्स्ट पार्ट। सशस्त्र क्रांतिकारियों का योगदान क्या है, एक्चुअली उसको समझो। जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया, कल मैंने बताया था असहयोग आंदोलन के विषय में। असहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने वापस ले लिया तो इसके बाद क्या हुआ? असहयोग आंदोलन वापस लेने के जिस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय भारत में अनेक क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया गया था। कुछ क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया गया, कुछ क्रांतिकारियों को अंडमान निकोबार भेज दिया गया, कुछ क्रांतिकारी इधर उधर हो गए। जो लोग जेल में डाले गए थे उन सबको उसको खोल दीजिए, तो ईटा लगा दीजिए, खोल के कर दीजिए। उन सबको क्या किया गया? 1920 उनको रिहा कर दिया गया। ठीक है, ध्यान समझिए। सर 1920 उनको रिहा कर दिया गया क्योंकि अंग्रेजों को लगा प्रथम विश्व युद्ध 1918 में समाप्त हो गया, तो उनको लगा कि अब इनको हम आसानी से दमित कर सकते हैं, दबा सकते हैं, इसलिए 1920 में उन्हें रिहा कर दिया गया। जब 1920 में उन्हें रिहा कर दिया गया तो इसके बाद ये सारे क्रांतिकारी जिन जिन लोगों को जेल में डाला गया था, फिर वो लोग क्या हुए? असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। जब असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए, 1921 तक असहयोग आंदोलन में शामिल थे, लेकिन गांधी जी ने अचानक क्या किया? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिए थे? क्योंकि ये घटना घटी थी चौरी चौरा कांड। अरे समझ में नहीं? चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था, क्योंकि एक किसान की हत्या पुलिस वालों ने कर दिया था। उसके विरोध में कई किसान वहां पर गए थे और ठीक है, जब वो लोग गए किसान विरोध करने के लिए, उनके ऊपर क्या किया गया? लाठियां चलाना शुरू कर दिए, गोलियां चला दिए पुलिस वाले। कई किसान मारे गए वहां पर। सभी किसान आक्रोश में आकर के जेल में आग लगा दिए। जब जेल में आग लगा दिए तो वहां पर जो हवलदार थे, कई हवलदार, कई पुलिस वाले जल के मर गए। इस बात से महात्मा गांधी आहत हुई, क्योंकि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार की कोई हत्या हो। आज बात समझे नहीं? वो अहिंसा चाहते थे। अहिंसा मतलब होता है जहां पर हिंसा न हो। इस प्रकार से वो चाहते थे कि असहयोग आंदोलन ऐसे ही चलता रहे, हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। आज बात समझे नहीं? परंतु जब इस कांड के बाद जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, मतलब चौरी चौरा कांड के बाद जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, तो जो क्रांतिकारी उसमें शामिल हुए थे वो पुनः वहां से हट करके अपनी पुरानी क्रांति के मार्ग पर चल पड़े। आई बात समझ में नहीं? वही है यहाँ पर, ये चीज मैंने बताया। देखिए वो कहाँ गया रजिस्टर? देखिए इसमें कौन कौन था? इसमें थे सचिन नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी। पहला क्या डाले थे? पहला क्या है? भूल ले? देखो इस पहला क्या है? ठीक है, देखो सचिन नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी क्रांतिकारी सत्ता के प्रमुख नेता थे। जो लोग असहयोग आंदोलन से वापस हुए थे, हट गए थे, वो उनमें से प्रमुख थे ये लोग। यही लोग बाद में अपना क्रांतिकारी रास्ता अख्तियार किया, क्रांतिकारी रास्ता अपनाए। आज बात समझ में नहीं मिला जी? सशस्त्र क्रांतिकारियों का योगदान वही है। सशस्त्र क्रांतिकारियों का योगदान, क्रांतिकारियों का योगदान। तो सशस्त्र क्रांतिकारी यही बने ये लोग, जिसमें और सारे सहयोगी थे इनके, जो प्रथम विश्व युद्ध में इधर उधर सब हो गए थे। सब लोग इकट्ठा होकर के सशस्त्र क्रांतिकारी का रास्ता अख्तियार किया। आए बात समझ में? अब देखो एक कांड हुआ था, अभी मैंने आपको बताया चौरी चौरा कांड। अब आपको काकोरी कांड बताने जा रहे हैं। ठीक है,
अगर चौरी चौरा कांड समझ में आ गया हो तो काकोरी कांड समझ लो। क्या हुआ? शांति सुन लो ना, केवल बैठे रहो बस, पूरा मौका देंगे लिखने के लिए, चिंता मत करो। ठीक है, देखो काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। ध्यान सुनिए, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ। एक संगठन था, उसका नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका नाम था। HRA का गठन किया गया था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, ये सब इसके सदस्य थे HRA के। इसको डिलीट करता हूं, फिर बताता हूं। देखो ये सब सशक्त क्रांतिकारी है सर। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA का गठन किया गया था चौरी चौरा कांड के बाद। ठीक है, HRA के जो क्रांतिकारी थे, एक ट्रेन आती थी सहारनपुर से लखनऊ। ध्यान समझिए, सहारनपुर और लखनऊ के बीच में पटरी है, लाइन है। इसी के बीच में काकोरी पड़ता है, एक जगह काकोरी। एक मालगाड़ी आ रही थी, उसमें सरकारी खजाना बंधा हुआ था। इन क्रांतिकारियों के पास पैसे नहीं थे आंदोलन करने के लिए। इन्होंने क्या किया, मालगाड़ी को लूट लिया। अब बात समझ में नहीं, ट्रेन ही लूट ली। ट्रेन लूट लिए, फिर इसके बाद जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और जो लोग, कुछ लोग इसमें फांसी सजा दे दी गई, कुछ लोग भाग गए। आजाद चंद्रशेखर यहाँ से भाग गए, फरार हो गए किसी तरह से। और बाकी कुछ लोगों को देखो, यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी तथा अशफाक उल्लाह खान को फांसी दे दिया गया। ये सब उसमें लूटे थे, ट्रेनिया जो लूटे थे। कितने हिम्मती थे सोचो, उस समय लूट लिए। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खान, फांसी दे दिया गया। कितने कष्ट से आजादी मिली है आपको, अभी पूरी शुरू में तो तुमको पता चलेगा। इनको फांसी दे दिया गया और अन्य लोग अंडमान जेल भेज दिए। ये अंडमान जेल नहीं, अंडमान भेज दिया। ये फांसी बल्कि सही है, ये वाला बहुत खतरनाक सजा है। फांसी का आंदोलन आदमी एक बार मर जाएगा लटक करके, लेकिन अंडमान जाओगे तो वहां पर घूमते घूमते बिना खाए पिए, बिना पानी दाना के मर जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। वहां टापू है, टापू ले जाके छोड़ देंगे, कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए, वैसे ही मर जाएगा। इसको काले पानी कहा जाता है। ठीक है, और अन्य 17 लोगों को क्या किया गया, लंबी सजाएं दी गई। और बहुत सारे लोग थे जो कि भाग गए थे। आजाद चंद्रशेखर मैंने बताया कि वो फरार हो गए। ये चंद्रशेखर यहाँ से भाग गए तो इन्होंने क्या किया, जाकर के इन्होंने जो HRA था, HRA को चेंज कर दिया HSRA में। ठीक है, HSRA ये है, ये HRA है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इन्होंने बनाया HSRA। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। चंद्रशेखर आजाद ने ये बना दिया, भाग गए ना वहां से। अब चंद्रशेखर आजाद वहां से भाग गए तो छोट मोट काम करेंगे नहीं। इलाहाबाद में एक पार्क है, अल्फ्रेड पार्क, अभी भी है, उसका नाम अब बदल गया है, आजाद चंद्रशेखर पार्क हो गया है। अंग्रेजों से वहीं पर उनका भिड़ंत हो गया। सामने से गोलियां चली, ये भी गोली चला रहे थे। और इनकी जानकारी देने वाला भारतीय ही था, इन्हीं साथी में से था कि आजाद चंद्रशेखर यहीं इलाहाबाद में आके छुपे हुए हैं। और यहीं पर मुठभेड़ हुआ, आजाद चंद्रशेखर यहीं पर मारे गए। ठीक है, अंतिम गोली बची थी, मारे नहीं, खुद मार लिए थे। अंग्रेजों से लड़ते रहे, लास्ट गोली अपनी ही मार लिए। सोचे कि अब कोई गोली ही नहीं है, अब क्या करें। अंग्रेजों के हाथ से मरने से बढ़िया अपने हाथ से ही मर जाओ। इसीलिए आजाद चंद्रशेखर युगों युगों के लिए अमर हो गए। आज बात समझ नहीं, अपने हाथ से गोली मार ली। और तुम लोग जो है बातचीत करने की तुमको फुर्सत नहीं मिलता है।
यही काकोरी कांड है, जो ट्रेन लूट लिए थे इसी काकोरी कांड कहा गया। कितने तारीख को? 8 अगस्त 1925 को लूटा गया था। क्यों लूटा गया था? क्योंकि क्रांतिकारियों के पास पैसे नहीं थे। उन्होंने एक 8वीं डाउन ट्रेन थी, ये काकोरी नामक स्थान पर, लखनऊ सहारनपुर के बीच में एक जगह है, वहीं पर मालगाड़ी को लूट लिया गया, जिसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब देखो लाहौर कांड क्या है उस समय। लाहौर कांड में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था लाला लाजपत राय। ठीक है। लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे। एक आयोग बनाया गया था, उसका नाम था साइमन आयोग। उसको बताएंगे अभी, साइमन आयोग। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, क्योंकि उसका कारण था, जब साइमन कमीशन गठित किया गया था उसमें कोई भारतीय नहीं था, और हमारे लिए ही कानून बनाया गया है, हम ही नहीं शामिल होंगे तो हमको कैसा लगेगा। और लाला लाजपत राय को लाठी से पीट पीट करके पुलिस वाले मार डाले थे। उसी के विरोध में भगत सिंह को लगा कि जब तक उस व्यक्ति को मारूंगा नहीं जिन्होंने लाला लाजपत राय को मारा है, तब तक मैं चैन नहीं। और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, इन लोगों ने मिलकर के क्या किया? सैंडर्स को पीट पीट के उसको मार डाले। सैंडर्स नाम था जो मारा था लाला लाजपत राय को, क्योंकि उच्च अधिकारी वही था। उच्च अधिकारी वही था, उसी के आदेश से गोलियां चलाई गई थी। ठीक है। और लाला लाजपत राय के हत्यारों को, कौन था हत्यारा उनका? सैंडर्स। सैंडर्स उसका नाम था। सैंडर्स को इन लोगों ने मार दिया। चैन छोटा नहीं किए, बम से उड़ा दी, चित्रा चित्रा। समझे? बड़ी मुश्किल से आजादी मिली है जी। तुम लोगों को लगता है इतना आसान था इस स्कूल में बैठ के पढ़ना? बहुत मुश्किल काम था। यही है लाहौर कांड। देखो, भगत सिंह, राजगुरु ने दिसंबर 1928 को साइमन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को चोट पहुंचाने वाले अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी है। इसी को लाहौर कांड कहा जाता है। ठीक है। तथा बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन लोगों ने क्या किया? दिल्ली के विधानसभा में बम फेंका था। क्या कहा था बम फेंक करके? बता रहा हूं तुमको। इसको हटाइए वाला। देखो, दिल्ली के विधानसभा में एक बिल पेश हो रहा था, उसमें हमारे लिए बिल पेश हो रहा था, हमारे बजट के लिए पेश हो रहा था, कहां कहां पैसा जाएगा हमारा, कहां कहां नहीं जाएगा। तो भगत सिंह चाहते थे कि हमारी आवाज अंग्रेज सुने, परंतु अंग्रेज भारतीयों की आवाज नहीं सुनना चाहते थे। इसलिए बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ये दोनों लोग गए वहां असेंबली में। सोचो कितनी हिम्मत की काम है उस समय, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी करेगी। ये असेंबली है दिल्ली में, यहीं पर जाकर के जैसे लोग यहाँ बैठे हैं ना, यहाँ बम फोड़े ताकि कोई मरे नहीं। और फिर इसके बाद यहाँ पर पर्चा फेंक दिए। भागे नहीं बम फेंक करके, वही खड़े रहे ताकि पुलिस हमको पकड़ ले। और ये पर्चे में लिखा था, देखो यहाँ पर लिखा है, बहरू कानों तक अपनी संदेश पहुंचाने के लिए बम का प्रयोग किया गया है। मतलब गूंगी और बहरी, इसमें तो ऐसे लिखा है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ अच्छी किताब लिखा है, गूंगी और बहरी सरकार को अपनी आवाज सुनाने के लिए मैंने इस बम का प्रयोग किया है, भगत सिंह ने कहा। क्योंकि बम की आवाज सुनेंगे, मेरी आवाज नहीं सुनेंगे। हमारा लक्ष्य किसी को चोट पहुंचाना नहीं था, केवल गूंगी और बहरी जनता को अपनी आवाज सुनाना। तो एक वीडियो बनाते, बस 1 मिनट का। ठीक है। तो इस तरह से देखिए, विधानसभा में मैंने बताया बहरी कांड। अब देखिए, वो लोग वहां से भागे नहीं और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ध्यान समझिए, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भगत सिंह तथा उनके साथियों पर मुकदमा चलाया गया। इसी को लाहौर कांड कहा जाता है। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को फांसी सजा सुनाई गई थी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन सबको साथ में जो है फांसी सजा सुनाई गई। 7 अक्टूबर को फांसी सजा सुनाई गई थी और 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया। ध्यान समझो, हंसते हंसते फांसी चढ़ गए थे। यहाँ घर रोना पीटना मच गया। इनकी माँ कही कि मैं धन्य हो गई ऐसे बच्चे को जन्म देकर के, जो देश के लिए अपने प्राण का न्यौछावर दे दिया। बात समझी कि नहीं? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव,
ये तीनों लोगों को एक साथ फांसी दिया गया था 23 मार्च को, हंसते हंसते फांसी चढ़ गए। आए बात समझ में नहीं? जब इनको जेल बंद किया गया था उस समय इन्होंने लिखा था वाई आई एम एथियस्ट, एक किताब लिखे थे, मैं नास्तिक क्यों हूँ, उस पर इन्होंने भगत सिंह लिखे थे। ठीक है, तो ये सबको फांसी दे दिया गया 23 मार्च 1931 में बताया, इनको फांसी दे दिया गया। इसे लाहौर कांड के नाम से जाना जाता है। मैंने सारी बात आपको बता दी। अब सत्ता के दमन, अब जब इनको फांसी दे दिया गया, देखो ध्यान समझो, राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, ये सब मारे गए। 3 लोग फांसी दे दिया गया, देख ही रहे हो। आजाद चंद्रशेखर खुद गोली मार लिए, राम प्रसाद बिस्मिल, इन सबको फांसी दे दिया गया। तो जब सारे लोग मर गए, एक मिनट देखो, तो मैंने इसको बताया, ठीक है, इनको फांसी दे दिया गया। जब ये लोग मतलब अब नहीं रहे, अब बताओ क्रांति कमजोर पड़ जाएगी, क्रांति कमजोर पड़ जाएगा ना, क्योंकि क्रांतिकारी सब लोग मर गए। कोई फांसी चढ़ गया, कोई गोली मार लिया, इस तरह से सब लोग मर गए। तो धीरे धीरे क्रांतिकारी क्या हुआ, निर्बल हो गया। क्रांतिकारी का जो आंदोलन था वो निर्बल हो गया, मतलब कमजोर पड़ गया। अब क्या होगा ये मैंने बता दिया आपको। जब इनको गोली मारी गई, अपने आप गोली मारी गई, 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए। ये खुद गोली मार लिए थे अपने आप को 27 फरवरी 1931 को। ठीक है, 1 महीना बाद, लगभग 1 महीने के अंदर इनको फांसी दे दिया गया। सभी लोग मर गए। धीरे धीरे क्या हुआ, आंदोलन कमजोर पड़ गया। अब होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये है सविनय अवज्ञा। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। इसको कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ध्यान समझो, इसको कहते हैं सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, सीडीएम कहते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, इसको कहते हैं सीडीएम, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब समझते हो? जैसे अभी आए थे, हमको बुलाया, अभी कहते हाथ जोड़ के विनती करते हैं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, आप चले जाए। इसको कहते हैं सीडीएम, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बात समझे? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है। इसकी शुरुआत 1930 से हुई थी, 1932 में खत्म हुआ। 2 बार चलाया गया था। ठीक है, पहला था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था वो समझो। साइमन कमीशन की बात हम आप लोगों को समझा चुके हैं। ठीक है, साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी, मतलब एक आयोग बनाया गया था, इस समिति की अध्यक्षता सर साइमन कर रहे थे, इसलिए इसको साइमन आयोग कहा गया। साइमन कमीशन। देखो, एक्चुअली जो 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया था, 1919 के भारत शासन अधिनियम में 10 साल में कितना सुधार हुआ, उन सुधारों की जांच करने के लिए, समीक्षा करने के लिए 10 वर्ष के बाद, मतलब ऐसा बनाया गया कि 10 वर्ष के बाद ये कमीशन जांच करेगी। वो एक आयोग बनाया गया था, परंतु उसको 10 वर्ष के बाद आना चाहिए। 1919 में 10 जोड़ो कितना आएगा, 1929। इस आयोग को 1929 में आना चाहिए था, परंतु यह 2 वर्ष पहले आ गया। पहली बात क्यों आया था, ये बात आप लोग जानने की जरूरत नहीं है, आप लोग जब और बड़े हो जाएंगे बताएंगे। अभी बताते हैं। उस समय जिस पार्टी की सरकार वहां पर चल रही थी ब्रिटेन में, वो सरकार गिरने वाली थी, 2 साल में गिर जाएगी। उनको लगा कि जब हमारी सरकार गिर जाएगी, उससे पहले ही हम क्या करें, आयोग का गठन कर दें। कंजर्वेटिव पार्टी थी, कंजर्वेटिव पार्टी सरकार गिर जाती, इसे 2 वर्ष पहले ही आयोग का गठन कर दिया गया था। ठीक है, क्या हुआ जी, क्या बताओ, ठीक से पढ़ लो। ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी। अब इधर से लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम लोग समझे नहीं आ रहा है।
जाके घास काटोगे फिर वही। ठीक ठाक से पढ़ लो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, आप लोग इतना समझाते समझ नहीं आ रहा है। एक ट्यूशन देते लेके बैठे रहते हो, सारे लड़के लगा लेते हैं लगभग, समझ नहीं आ रहा है आप लोगों को। कम से कम ध्यान से सुनो, क्या बात करते हो जी तुम लोग? जरूरी है बात करना। अब इधर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उस समय किसकी सरकार थी वहां ब्रिटेन में। कितना बड़ा क्वेश्चन है। कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, वही सरकार गिरने वाली थी। बात समझे नहीं? तो लगा कि जब सरकार गिर जाएगी तो हमारी सरकार रहेगी नहीं, इसलिए 2 वर्ष पहले आयोग का गठन कर दिया। इसी को साइमन आयोग कहा गया था। बात समझे नहीं? जिसकी अध्यक्षता सर साइमन कर रहे थे 1928 में। यहाँ पर मैंने सारी चीज आपको बता दिया। ठीक है, जो चीज मैंने बताया एक चीज में लिखा हुआ है। ठीक, इसमें कोई भारतीय नहीं था। पहली बार 2 वर्ष पहले इसका गठन कर दिया गया था साइमन कमीशन का, और इसमें कोई भारतीय नहीं था। अब बताओ, हमारे लिए कानून बनाया जा रहा है, हमारे लोग ही नहीं रहेंगे उसमें, तो हमको कैसा लगेगा? इसलिए जहां जहां ये आयोग गया, भारत में जहां जहां गया, सब लोगों ने इसका विरोध किया। साइमन गो बैक का नारा लगाया गया, साइमन कमीशन वापस जाओ, हम तुम्हारा विरोध करते हैं। और उसी विरोध करते हुए लाहौर में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था लाला लाजपत राय। और वहीं पर उनको पीट पीट करके मार डाला गया। सैंडर्स ने क्या किया था? सैंडर्स ने क्या किया? वो आदेश दिया कि पूरे भीड़ को दबाइए। बात समझे? इस तरह से लाठी की मार खाने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। ठीक है, शांति से बैठे रहो। अब देखिए, यहाँ पर मिलता है ये साइमन कमीशन वापस जाओ। लेकिन मुस्लिम देखो कौन कौन उसका मतलब विरोध नहीं किया था। उसमें कुछ पार्टी थी जो कि विरोध नहीं की थी। पहले है मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन नाम है उसका, केंद्रीय सिख संघ ने इसका विरोध नहीं किया, और बाकी लोग सारे लोग विरोध किए थे। हिंदू महासभा, कांग्रेस पार्टी, ये सब सारे विरोध कर रहे थे। लेकिन मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के 2 भाग थे। एक जो जिन्ना वाला भाग था वो विरोध किया था, जो जिन्ना वाला भाग नहीं था वो विरोध नहीं किया था। शेख वाला भाग जो था वो विरोध नहीं किया था। जस्टिस पार्टी ये सब क्या किया? विरोध नहीं किए। अरे समझ में नहीं? अब देखिए, लाहौर अधिवेशन तथा पूर्ण स्वराज की मांग। ठीक है, उसको करो बस थोड़ी देर पूछेंगे। लाहौर अधिवेशन था पूर्ण स्वराज की मांग। 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग किया। ध्यान समझिए, एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, उसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। केवल सुनिए ध्यान से। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में मांग किया गया नेहरू रिपोर्ट। जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था इसको। जवाहरलाल नेहरू मॉडिफाई किया था, मोतीलाल नेहरू इसको तैयार किए थे। ठीक है, दोनों बाप बेटे थे, जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू पिताजी थे और जवाहरलाल नेहरू के सपुत्र थे। ठीक है, इस रिपोर्ट में संवैधानिक तरीके से पूरा सुसंगठित बनाया गया था। लेकिन अंग्रेजों ने जो डेट दिया गया था उसको, उस डेट तक इसको स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा उनके अन्य साथियों ने मिलकर के 12 बजे रात को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराए। रावी नदी वहां पंजाब में है। लाहौर से होते हुए इधर से गया है, वो पाकिस्तान चली गई है। रावी नदी के तट पर उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया और उन्होंने कहा कि अब हम पूर्ण आजाद हो गए। आजादी 26 जनवरी को मिली जाती हो, क्योंकि 26 जनवरी को ही झंडा फहराया गया था। इनको लगा कि 26 जनवरी को ही हम पूर्ण स्वराज लेंगे। ठीक है, यही है पूर्ण स्वराज की मांग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 31 दिसंबर 1929 को टाइम दिया गया था। 31 दिसंबर 1929 हाँ 1929 है 29 को ये कहा गया था कि इस समय तक नेहरू रिपोर्ट लागू कर दिया जाएगा।
परंतु लागू नहीं किया गया, जिससे लोगों ने नाराज होकर के, और मैंने बताया उसी दिन 12 बजे रात को तिरंगा झंडा फहराए रावी नदी के तट पर कि हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, अब इसको हम लेके रहेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है। आज समझ में नहीं। अब इस तरह से ये तो गांधी बाबा, अभी गांधी बाबा इसमें नहीं थे। अब यहाँ पर आगे दांडी यात्रा है। दांडी यात्रा क्या है वो समझो। दांडी एक जगह है समुद्र के किनारे। एक्चुअली हुआ क्या, 1930 का जो आर्थिक ये इसका कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता है, उसमें कांग्रेस ने क्या किया, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, मतलब इसको कहते हैं सीडीएम, असहयोग आंदोलन। गांधी जी के नेतृत्व में स्वराज प्राप्ति के लिए सीडीएम का प्रारंभ किया गया। सीडीएम मतलब असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया गया, सॉरी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने नमक बना करके इसको प्रारंभ किया था, अंग्रेजों के कानून का उल्लंघन किया था। नमक कैसे बनाया थे वो समझो। ठीक है, देखो क्या हुआ। देखो गांधी जी ने 1930 में नमक कानून को तोड़कर सीडीएम का आह्वान किया, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। क्यों किया था ऐसा उन्होंने समझो। अंग्रेजों ने क्या किया था, नमक पर कर लगा दिया था बहुत ज्यादा। तो नमक सस्ता होना चाहिए, नमक महंगा हो जाएगा तो दिक्कत होगा खाने में, और नमक कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि नहीं खाता है। तो गांधी जी ने सोचा कि हम खुद नमक बनाएंगे, इसीलिए 12 मार्च सन 1930 को वो साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ 243 मील दूरी तय करके पहुंच गए दांडी। बात समझे कि नहीं? यस। लगभग वहां पहुंचने में उनको लग गया 6 अप्रैल तक, 6 अप्रैल 1930 को पहुंच गए थे। 12 मार्च को चले थे, 6 अप्रैल को पहुंच गए। ठीक है, बहुत तेज डोलते थे गांधी, पैदल ही गए थे। जितने उनके अनुयायी थे सब पैदल गए थे। बात समझे नहीं? यस। तो वो लोग जब वहां पहुंचे, वहां पर उन्होंने नमक बनाया और अंग्रेजों के कानून को तोड़ करके उन्होंने क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कहा कि भाई साहब, मैं आपको कानून को नहीं मानूंगा, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, मैं अनुनय विनय करता हूं कि मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। ठीक है, इस तरह से उन्होंने क्या किया, कानून, अंग्रेजों के कानून को तोड़ा नमक बना करके। अब देखिए इस तरह से क्या हुआ, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट जो है एक बड़ा जन आंदोलन बन गया, क्योंकि इसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब बहुत ज्यादा भाग लिए थे। एक जन आंदोलन बन गया, और जो विदेशी वस्तुएं थी उसका बहिष्कार कर दिया गया। किसान लगान देना कम कर दिए। अब क्या होगा, अंग्रेज से खुश होंगे? अंग्रेजों ने क्या किया, निर्ममता पूर्वक सीडीएम को दबाने का प्रयास किया। लोगों पर गोलियां चलाई, लोगों पर लाठियां चलाई, लेकिन फिर भी लोग भयभीत नहीं हुए। उसको दबाने का प्रयास किया। 5 मई सन 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि गांधी जी ही नेता थे। अभी एक बार और उनको 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। परंतु जब उनका स्वास्थ्य गिरने लगा तो 1924 में छोड़ दिया गया था। 6 वर्ष के लिए गिरफ्तार किया गया था। अब फिर यहाँ 5 मार्च 1930 को जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, फिर जेल में डाल देंगे इनको। आई बात समझ नहीं? तो जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लेंगे लोग, तो लोग अच्छा लगेगा? नहीं सर। अगर तुम्हारे नेता को कोई गिरफ्तार कर लेगा, तुम लोग क्या करोगे? विरोध करोगे। तो चेन्नई में, कोलकाता में, चेन्नई पहले मद्रास नाम था उसका, अब चेन्नई है। कोलकाता में, यहाँ देखो, चेन्नई, कोलकाता, कराची इत्यादि जगह विरोध प्रदर्शन किया गया गांधी जी को छुड़ाने के लिए। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, ये जो राजस्थान वाला जो बेल्ट है किनारे वाला, वहां पर एक मुसलमान है, उसका पख्तून मुसलमान, पख्तून मुसलमान। तो ये पख्तून मुसलमान जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भूमिका निभाए थे खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने एक आंदोलन चला, उसका नाम था लाल कुर्ती आंदोलन। एक और आंदोलन था, उसका नाम था खिदाई खिदमतदार, नहीं खुदाई खिदमतदार। बोलो, खुदाई खिदमतदार इन्होंने चलाया था, ये खान अब्दुल गफ्फार खान।
ठीक है, देखो ये पेशावर में सक्रिय थे, इनके द्वारा जनता में किए गए कार्यों के कारण अहिंसक क्रांति, ये मतलब ये जो कार्य किए थे उसको कहा जाता है खुदाई खिदमतदार। और जो आंदोलन चलाया था उसका नाम था लाल कुर्ती। ठीक है, अब सीडीएम में काफी ये बहुत ज्यादा भूमिका निभाए थे। इसी तरह देवबंद शाखा की राजनीतिक संस्था जो जमात उल उलमा ए हिंद, ये नाम एक संस्था है। देवबंद आंदोलन जो था, देवबंद आंदोलन, देवबंद आंदोलन क्या नाम है इसका? जमात उल उलमा, जमात उल उलमा ए हिंद, जमात उल उलमा ए हिंद। इन्होंने ये सब क्या किया, देखो लाल कुर्ती हो गया, खुदाई खिदमतदार हो गया, इन लोगों ने क्या किया, सभी ने अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भूमिका निभाई। कोई प्रॉब्लम? अब देखो, अब होगा गोलमेज सम्मेलन। अब आंदोलनकारियों को दबा दिया गया, इसको कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसको लिख लिए हो? सालों लिखेंगे नहीं, चलिए बताते हैं यहाँ पर। देखो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए हैं, ध्यान समझना। अपनी बात को संवैधानिक तरीके से लंदन में रखने के लिए गोलमेज सम्मेलन किया गया था। ठीक है, जैसे मैं बोला हूं ऐसे ही लिखना भी है। ठीक है, लिखवाएंगे नहीं। तो पहला गोलमेज सम्मेलन, देखो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 12 नवंबर 1930 से 17 जनवरी 1931। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। 19 जनवरी 1931 तक ये पहला गोलमेज सम्मेलन था। 1932 का ये डेट चलता है 1931। लंदन में आयोजित होने वाली पहला सम्मेलन इसमें भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया। इसमें कुल 89 प्रतिनिधि भाग लिए थे। आई समझ नहीं, बोर्ड पर ध्यान दो। अपनी बात को संवैधानिक तरीके से रखने के लिए पहली बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों ने अपनी बात को रखा। वास्तविक नहीं, यहाँ पर मार झगड़ा नहीं होता था, यहाँ पर बात चलता था। आप बात करें, हम भी बात करेंगे। जिसकी बात ज्यादा प्रभावी हो तो उसकी बात मानी जाएगी, तो लाठी डंडा कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें कांग्रेस नहीं गया था। ठीक है, गांधी बाबा नहीं गए थे इसमें। जब दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें गांधी जी गए थे। ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, अभी पहला हुआ था। ठीक, इसमें जो जो लोग भाग लिए थे वो आए इंडिया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक व्यक्ति थे, नाम जानते हो? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वो तीनों गोलमेज सम्मेलन गए थे, केवल वही एक व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन गए थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 7 सितंबर 1931। 7 सितंबर 1931 से ये चला था 1 दिसंबर 1931 तक। 1 दिसंबर 1931 तक गांधी जी इसमें भाग लिए थे। बस यही एक सम्मेलन था इसमें गांधी जी भाग लिए थे। ठीक है, पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गए थे, थर्ड में नहीं गए थे, सेकेंड में गए थे। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ? 17 नवंबर 1932 से 17 नवंबर 1932 से 24 सितंबर 1932। ये 3 गोलमेज सम्मेलन किया गया। भारतीय राजनीतिक गतिविधियों को, अब देखो जो भारतीय राजनीतिक गतिविधियां थी, अब ब्रिटिश क्या करेंगे, उसको अबाधित रूप से मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे। क्योंकि ऐसी चीजें इसमें शामिल होंगी। अपनी बात को इस तरीके से रखा जाएगा, तार्किक तरीके से रखा जाएगा कि अंग्रेज चाह करके भी विरोध नहीं कर पाएंगे। आई बात समझ नहीं। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था।
यस ठीक है। Yes. गांधी इरविन समझौते में क्या हुआ था बंद कमरे में, कोई नहीं जानता। उसी समय एक पैक्ट हुआ था, उसको कहते हैं पूना पैक्ट। गांधी और अंबेडकर में झगड़ा हो गया। कारण ये था कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चाहते थे कि दलितों को भी पृथक निर्वाचन मिले। गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि दलितों को पृथक निर्वाचन मिले, क्योंकि वो दलितों को हिंदू का एक अंग मानते थे। लेकिन जब सांप्रदायिक पंचायत आया यहां पर, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना गया, सांप्रदायिक पंचायत, इसको कम्युनल अवार्ड कहा जाता है, तो दोनों के बीच में मतभेद हो गया। तो गांधी जी आमरण अनशन कर दिए। गांधी जी जेल में डाला गया था ना, गांधी जेल में ही आमरण अनशन कर दिए कि मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारी बात मान नहीं लेते। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चाहते थे कि हम तब तक ये बात नहीं मानेंगे जब तक कि गांधी जी हमारी बात नहीं मानेंगे। गांधी जी मरने की कगार पर आ गए और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लोग बार बार मना रहे हैं, मान जाइए नहीं तो गांधी जी मर जाएंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गए, गांधी जी से मिले। मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, ये सब लोग गए थे। मदन मोहन मालवीय भी थे। मदन मोहन मालवीय ही बीच बचाव किए। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय और ये गांधी बाबा, एक बीच का रास्ता अपनाया गया। उन्होंने कहा कि दलितों को आरक्षण दे दीजिए, जो विधानसभा में जो सीट होती है उनको इतना सीट दे दीजिए। यही एक तरीका है पृथक निर्वाचन को रोकने के लिए। और वहीं से 147 सीट दिया गया था उस समय, तो उनको पृथक निर्वाचन से बचाने के लिए उनको रिजर्व सीट दे दिया गया। आज भी रिजर्व सीट आता है, चुनाव जब होता है रिजर्व सीट आता है, वहीं से आया है। बात समझे नहीं? इस तरह से गोलमेज सम्मेलन समाप्त हुआ। अब आप लोग खाना खा लेंगे, फिर इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। किसी के मन में कोई प्रश्न होगा तो हमसे पूछिए। पूछो। कोई नहीं सर।